हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है CRN गुप्ता और आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अभी तक इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज तो कर ही रहे थे, आज से हम लोग अकाउंटेंसी का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए और आइए हम लोग अकाउंटेंसी का अपना पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके ऑब्जेक्टिव्स को आज देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का भी कराना चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव को भी पहले लेकर आ रहे हैं। प्लानिंग था कि इसको बाद में लेकर आएंगे, लेकिन अब आज से ही हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक कौन होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ऑल ऑफ बोथ ए एंड बी। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग से कई बार डिस्कस किया जा चुका है जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, और अब तो आप लोग को ये चीज दिमाग में याद ही हो गया होगा कि कंपनी का मालिक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी को लोन दिया होता है, वो लेंडर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही कंपनी के मालिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉमिनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ ए एंड बी। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है उसको बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल। तो जो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, जो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल होता है उसके दो नाम होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग कहते हैं नॉमिनल कैपिटल या फिर और रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी को कहा जाता है। तो आप ऑप्शंस देखिए, नॉमिनल कैपिटल किसको कहा जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ ए एंड बी। सही आंसर आपको पता है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो अगर आपने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, अगर आपने शेयर्स को जब्त कर लिया है, तो जो पैसा आपने जब्त किया हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो आप कहां दिखाते हैं, वो दिखाते हैं हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, वो हम लोग पेड अप कैपिटल के साथ दिखाते हैं उसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। जब आप शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं और जब दोबारा उसे रीइश्यू करने जाते हैं तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन वह जो डिस्काउंट है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम वो उतना ही हो सकता है जितना आपको फॉरफीचर करते के टाइम पैसे मिले हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको पहले फॉरफिट करने से पहले उन शेयर्स पे 5 रुपए मिले हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए दे सकते हैं। अगर आपको 6 रुपए मिले हुए हैं पहले तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए का दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। 5% of the paid up capital, 10% of the capital reissued, amount received on forfeited shares, amount not received on forfeited shares। सही आंसर इसका हो जाएगा amount received on forfeited shares। जितना रुपया हम लोग को आज तक मिल चुका है, हम लोग केवल उतने तक का ही डिस्काउंट दे सकते हैं री इशू करने के टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्लास में किए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं ये। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कई बार
एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच आर, अधिकार अंश वे हैं जिन्हें, राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स एक ऐसा शेयर होता है जिसको हम, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है ना, उनको इशू करते हैं। मतलब जो हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, हम उनको जो शेयर्स इशू करते हैं उनको कहते हैं राइट शेयर्स। अब आपके लेवल पे आप लोग ये याद रख लीजिए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स इशू किया जाता है, जबकि रियलिटी में क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन देते हैं कि हम शेयर्स इशू करने वाले हैं, आपको भी लेना है अगर तो आप ले लीजिए, अगर आप लीजिएगा तो आपको सस्ते में मिलेगा, आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये राइट किसी और को रिनाउंस भी कर सकते हैं। तो राइट शेयर या तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए राइट को, या तो आप रिनाउंस कर दीजिए, दोनों काम आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लेवल पे इसको याद रखिए कि राइट शेयर्स वह शेयर्स होते हैं जो हम पुराने शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। तो जरा ऑप्शंस देखिए, विच आर इशू टू द डायरेक्टर्स, नहीं, डायरेक्टर्स को नहीं इशू किया जा सकता। आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है राइट शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग शेयर्स पे देते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड जो हम देते हैं वो कौन से अमाउंट पे देते हैं? क्या ऑथराइज्ड कैपिटल के वैल्यू पे देते हैं, क्या इशूड कैपिटल, क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या पेड अप कैपिटल, कौन से वैल्यू पे हम डिविडेंड देते हैं? तो इसका सही जवाब है हम लोग पेड अप कैपिटल का जो वैल्यू होता है उस पर डिविडेंड पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का पेड अप कैपिटल है 1 लाख, कॉल्ड अप कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, डिविडेंड का रेट है 10%, तो आप 1 लाख का 10% 10,000 रुपया देंगे डिविडेंड। सही आंसर पेड अप कैपिटल हो जाएगा। हिंदी वाले लोग प्रदत्त पूंजी, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, समता अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं। ऑप्शंस, क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स, नन ऑफ दिस। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। सही मायने में कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओनर दोनों होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं, लेकिन ट्रू ओनर कौन होता है? कौन सबसे ज्यादा रिस्क लेता है? कौन कंपनी के लिए सबसे ज्यादा डिसीजंस लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो हो जाएगा आपका कंपनी का ओनर। किसी को कोई दिक्कत अगर हो किसी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो वीडियोस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई किया जाएगा। हम बस चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और आपका चैप्टर्स जो है वो कोई भी किसी भी तरह से छूटे नहीं। इन चैप्टर्स में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर किसी के पास नहीं हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू, जब अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, नन ऑफ दीज। तो जब शेयर्स को आप फॉरफिट कर लेते हैं और उनको री इशू कर देते हैं, उसके बाद आप जो बैलेंस बचता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को, उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? याद आना चाहिए आप लोग को, यह ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। आप लोग को याद आना चाहिए, आप लोग क्या एंट्री पास करते थे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही एंट्री पास करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, नन ऑफ दीज। तो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी 2 तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स दोनों ही इशू किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा 9 का सी। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ, अगर एक शेयर का फॉरफीचर हो जाता है, अगर एक कंपनी में शेयर्स का फॉरफीचर हो जाता है तो क्या होता है? कौन सा कैपिटल घट जाता है? पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, रिजर्व कैपिटल।
तो रिजर्व कैपिटल तो होगा नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का तो बात ही नहीं हो रहा है। पेड अप कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सा घट जाता है? पेड अप कैपिटल घट जाता है। फॉरफीचर जैसे ही होगा पेड अप कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पेड अप कैपिटल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड इज 8%, 12%, 10%, नन ऑफ दीज। अगर कॉल्स इन एडवांस का केस है तो आप उस पर कितने रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं? तो आप लोगों को हम क्लास में बताए हुए हैं, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है 12%, और कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर होते हैं उनसे 10%। तो 12% सही आंसर हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस है, देखिए कॉल्स इन एडवांस, यहां इन छूट गया है, तो कॉल्स इन एडवांस है, तो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12%। 12% हो जाएगा सही आंसर। टेबल एफ में लिखा हुआ है, टेबल एफ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनाकर कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट 12% दिया जाएगा, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट 10% चार्ज किया जाएगा, या कौन से टेबल में लिखा हुआ है, यह भी पूछा जा सकता है। टेबल एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग केवल यही क्वेश्चंस मत देखिए, इन क्वेश्चंस और कितने बन सकते हैं वो भी देखिए। ये तो आपको बेयर मिनिमम है, ये तो आपको पढ़ने ही है, इसके बाहर से तो आएगा ही नहीं। लेकिन सपोज दैट अगर इसके बाहर से आता है तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या बन सकता है, वो भी बता रहे हैं आप लोग को। ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हो, लेकिन ये बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड इशूड, रिजर्व, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड। तो देखिए कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होता है ना, वो होता है उसका रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जितना हो गया उससे ज्यादा कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकता। अगर उससे ज्यादा कैपिटल कंपनी को रेज करना है तो उसको अपने कैपिटल क्लॉज में फिर अमेंडमेंट करना होगा, उसको अपने कैपिटल क्लॉज को बढ़ाना होगा। कैपिटल क्लॉज को बढ़ाएगा तो उसको उसके प्रोपोर्शनेट फिर उसको एमसीए को फीस देना पड़ेगा। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। तो आसान शब्दों में यह बताया जाए तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो उसका मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो कैपिटल रेज नहीं कर सकता। ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा इसका सही आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे। दिक्कत नहीं हो तो एक थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, ठीक है। आप लाइक अगर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि स्टूडेंट्स हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इज इशूड एट 12 ईच इट इज कॉल्ड इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, नन ऑफ दीज। तो अगर 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही इशू कर दिया जाए, यह होता है इशू एट पार। 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए पे इशू किया जाए, 10 रुपए से ज्यादा पे, फेस वैल्यू से ज्यादा पर, इसको कहा जाता है इशू एट प्रीमियम। और अगर 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए से कम के वैल्यू पर इशू किया जाए तो इसको कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि शेयर है 10 रुपए का, इसको आप इशू कर रहे हैं 12 रुपए पे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इशू एट प्रीमियम। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शंस ही नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट मार देंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बैचेस में काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जैसे देखेंगे ऑल ऑफ दीज तो एबीसीडी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऑल ऑफ दीज पे मार देते हैं टिक। ऐसे नहीं करना है। जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, यह कौन कौन से कामों में यूज किया जा सकता है, उसका कुछ काम स्पेसिफाई किया गया है। उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई यूज किया ही नहीं जा सकता। इन कामों को छोड़कर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता। कौन कौन से काम प्रेस्क्राइब किए हुए हैं? सबसे पहला बोनस शेयर इशू करना, बोनस शेयर इशू करना। दूसरा बाईबैक करना। तीसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, इसको राइट ऑफ करना। ये सारे काम बताए गए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, ठीक है। तो आप देखिए इनमें से कौन सा काम आपको दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप प्रॉफिट मान के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो देखिए कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है ना, कंपनी सारा पैसा नहीं मांग लेती है, कुछ पैसे को है ना कंपनी रिजर्व करके अलग रखती है कि जिस दिन कंपनी बंद होगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस दिन हम ये पैसा रेज करेंगे अपने शेयर होल्डर से। तो वह पोर्शन जिसको कंपनी अभी बचा के रखी है, रिजर्व करके रखी है कि फ्यूचर में रेज करेंगे, जिस दिन कंपनी बंद होगा उस दिन, ऐसे कैपिटल को कहते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल, ठीक है, आरक्षित पूंजी। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वह पोर्शन है जो कंपनी लिक्विडेशन के समय इशू करती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई इसको ही मार्क कर लेंगे। 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी जब शेयर इशू करती है मार्केट में और कंपनी को उस इशू प्राइस का 90% सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलता है, मतलब कंपनी अगर 1000 करोड़ रुपए का शेयर इशू कर रही है तो कम से कम 900 करोड़ रुपए का तो सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए। अगर उतना भी नहीं मिलता है तो फिर आपका पब्लिक इशू जो है उसको वेस्ट माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा, और फिर कुछ दिनों के बाद ही आपको वो सारे पैसे जो आपने कलेक्ट किए हैं उसको वापस करना पड़ेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्लॉज है वो कहता है कि आपको कम से कम 90% रुपीज मिलना चाहिए जितना आप इशू कर रहे हैं। 90% हो जाएगा इसका आंसर। थ्योरी क्लासेज में बहुत ही डिटेल में बताया गया था, आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया था कि जो हमारी कंपनियां हैं अभी, जो नए नए आईपीओज आ रहे हैं या जो अभी तुरंत आईपीओज क्लोज हुए हैं, उनमें देखिए उनमें कितना % सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। तो 90% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर चार्ज शुड नॉट एक्सीड एट। कॉल्स इन एरियर पे क्या इंटरेस्ट होगा, तो अभी बताएं 10% कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट होता है, 12% होता है कॉल्स इन एडवांस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड होता है उसमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड कौन सा अमाउंट हम दिखाते हैं अमाउंट वाले कॉलम में, क्या ऑथराइज्ड दिखाते हैं, क्या इशूड दिखाते हैं, क्या सब्सक्राइब दिखाते हैं, क्या पेड अप दिखाते हैं। तो सही आंसर होगा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल को ही तो हम लोग बैलेंस शीट के बाहर दिखाते थे अमाउंट वाले कॉलम में, इसको तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम के अंदर ही दिखाते थे। इन सबको ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, इन सब का अमाउंट हम लोग अंदर लिखते थे, अमाउंट वाले कॉलम से पहले लिखते थे। पेड अप का जो अमाउंट होता था वो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखते थे। तो इसका सही आंसर पेड अप कैपिटल हो जाएगा। पेड अप कैपिटल का जो वैल्यू होता है ना, उसी का टोटल, उसी को जोड़ने में हम लोग यूज करते हैं, बाकी सबके वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दीज। पर्सनल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सेकंड कॉल हो, कोई सा भी कॉल हो, सारे होते हैं आपको पर्सनल अकाउंट। और अगर कोई पूछे पर्सनल अकाउंट में से भी कौन सा पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तब ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आप याद रखेंगे कि केवल शेयर अलॉटमेंट ही नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सारे कॉल्स जो होते हैं
सारे पर्सनल अकाउंट ही होंगे, और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल हो नहीं सकता, जिंदा आदमी है नहीं, आर्टिफिशियल हो नहीं सकता, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब आप शेयर्स को इशू करते हैं और उस पर जो प्रीमियम मिलता है, मतलब यहां बात हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बात हो रहा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप किधर दिखाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस कौन से साइड में आता है, लाइबिलिटीज वाले साइड में आता है। लाइबिलिटीज वाले साइड में कौन कौन से आते हैं आपको याद होना चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये सारे आते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर आता है करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी वाले साइड में आते हैं आपके शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी, सॉरी फिर से पढ़िए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो हम प्रीमियम पर जो शेयर इशू करते हैं उसको कहां दिखाते हैं, इसका मतलब यहां बात हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां दिखाते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लाइबिलिटी साइड में हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के हेड के अंदर, मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, माइनर हेड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। सही आंसर हो जाएगा लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, सामान्य लाभ, सामान्य हानि। तो जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है यह हमारा होता है कैपिटल गेन। यह डेली डेली नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको डेली डेली नहीं मिलेगा, यह कभी कभार होगा। यह एक ऐसी फेनोमेनन है जो कभी कभार होगी। तो वह सारे प्रॉफिट्स जो कंपनी को कभी कभार होते हैं, कैपिटल रिसीट्स इनको कहा जाता है, ये कैपिटल गेन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, प्रॉफिट। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, अंशों का हरण किया जा सकता है। किस वजह से किया जा सकता है, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में। तो क्या आप मीटिंग रखिएगा और उसमें शेयर होल्डर नहीं जाएगा तो आप उसके शेयर्स को जब्त कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अगर आपने पैसे मांगे हैं उससे और वो पैसा नहीं देगा तो क्या आप उसके शेयर्स को जब्त कर लेंगे, बिल्कुल हाँ, इसी वजह से तो जब्त करेंगे। 23 का हो जाएगा बी, अगर शेयर होल्डर पैसा मांगने पे पैसा नहीं देगा तो उसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है शेयर फॉर फ्यूचर का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी इशूज इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन के अंदर कंपनी को राइट है कि वो शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकता है। तो यह सेक्शन है सेक्शन 52। सेक्शन 52 इसका सही आंसर होगा। सेक्शन 52 के अंदर ही लिखा हुआ है कि कंपनीज जो है वो प्रीमियम पर शेयर्स इशू कर सकती हैं, और सेक्शन 52 के अंदर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में भी लिखा हुआ है। क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, सबसे पहला बात यह लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं, कोई सही और कोई गलत नहीं है, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। दूसरा, यहां पर बताया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसके क्या क्या पॉसिबल यूजेज हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर, किन किन वजहों से, किन किन जगहों पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। पहला, राइटिंग ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, पेइंग डिविडेंड, राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस। हिंदी वाला पढ़िए, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने में होने वाली हानि को अपलिखित करने में,
पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए, लाभांश देने के लिए, व्यापारिक हानि का अपलिखित करने के लिए। तो अभी जस्ट बताए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहां कहां किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज का क्या हो जाएगा, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने में। 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी रास्ता लंबा है, आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, ठीक है। और चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तो जनता ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है, यह होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, जनता ने पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर दिया, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच के लिए एप्लीकेशन कर दिया, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा आपका 1 लाख। और पूछा जा रहा है आपसे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि इन 10,000 शेयर्स पे अभी कितने रुपए मांगे गए हैं। सपोज 5 रुपए मांगे गए हैं, तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच, 50,000 हो जाएगा मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड हो गया 1 लाख, कॉल्ड अप हो गया 50,000। जो डिफरेंस बचता है 50,000, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि यह पैसा भी नहीं मांगा गया है, वो हो जाएगा आपका अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा वो, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 1,20,000, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचिए, जरा समझिए। आप जब बिजनेस परचेज कर रहे थे किसी पर्सन का, किसी दूसरे आदमी का, तो आपको नेट एसेट्स कितने का मिल रहा था? 1,20,000 का नेट एसेट्स मिल रहा था। और आप शेयर्स कितने का इशू कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। संपत्ति मिल रहा है आपको 1,20,000 का, शेयर्स इशू कर रहे हैं आप 1 लाख का, पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए के शेयर्स को इशू करके। तो जो आपका 20,000 का फायदा हुआ, इसको आप कैसे लिखते थे? याद आ रहा है कुछ? कैसे लिखा जाता था इसको? इसको लिखा जाता था कैपिटल रिजर्व में। एंट्री ऐसे होता था, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। 1,20,000 रुपए का एसेट मिला था वेंडर से, तो पहले हम किए होंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट डेबिट टू वेंडर, ये हम पहले किए होंगे, ठीक है। ये है आपका एंट्री नंबर 1, ये है आपका एंट्री नंबर 2। और उसके बाद वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व 1,20,000। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल किसको कहा जाता है? बहुत बार आ चुका, ऑथराइज्ड कैपिटल को कहा जाता है। अब इस पे दोबारा चर्चा नहीं किया जाएगा। अगला देखिए, एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन डैश कैन बी इशूड। तो देखिए जो नया कंपनीज एक्ट आया है ना, नया कंपनीज एक्ट 2013, उसमें यह लिखा हुआ है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकते हैं। पहले के जमाने में कॉन्सेप्ट था इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, अब वो ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 20 साल के अंदर आपको उसको रिडीम कर देना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका 20 ईयर्स, 20 ईयर्स हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 1,80,000 फॉर विच इट इज पेइंग बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड? इसका मतलब क्या हुआ, जरा हिंदी वाला पढ़िए। ए लिमिटेड ने 1,80,000 में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 वाले अंशों के द्वारा 20% प्रीमियम पर कर रहा है। मतलब 1,80,000 रुपया का पेमेंट वो करेगा वेंडर को, और कैसे पेमेंट करेगा? एक शेयर इशू करेगा 100 रुपया का 20% प्रीमियम पर। आपको बताना है कितना शेयर दिया जाएगा, ठीक है।
तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या था, जो आपको पेमेंट करना है, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। हमारा इशू प्राइस क्या है, अमाउंट टू बी पेड कितना है, 1,80,000। इशू प्राइस कितना है आपका, आप 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 100 रुपया फेस वैल्यू, 20% प्रीमियम 120, 100 प्लस 20, इसको आप लिखिए 1,80,000 डिवाइडेड बाई 120। इससे ये कट जाएगा, जब आप इसको कैंसल आउट कराएंगे ना तो इसका आंसर आएगा 1500। सही आंसर इसका हो जाएगा 1500। 1500 इसका हो जाएगा सही आंसर। तो 1500 आपको शेयर्स देने पड़ेंगे 100 रुपए के 20% प्रीमियम पर, तब जाकर आप 1,80,000 रुपए जो है वो चुका पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which account should be debited when shares are issued to promoters? जब प्रोमोटर्स को शेयर इशू किया जाता है तो कौन से अकाउंट के माध्यम से एंट्री किया जाएगा, कौन सा अकाउंट के माध्यम से हम एंट्री करेंगे। तो क्लासेस में कई बार बताया गया है कि जब भी शेयर्स प्रोमोटर्स को इशू किए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं। गुडविल अकाउंट को हम यह मानते हैं कि यह हमारे गुडविल के लिए हमने प्रोमोटर्स को पैसा दिया, प्रोमोटर्स के गुडविल के बदल के लिए हमने उनको पैसा दिया है। ठीक है, गुडविल अकाउंट हो जाएगा। कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ ए शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ दिस 9,990 शेयर्स आर हेल्ड बाई राजीव एंड 10 शेयर्स आर हेल्ड बाई संजय। इन द आई ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज। तो देखिए यहाँ पे दो शेयर होल्डर आपको दिख रहे हैं, एक है राजीव और एक है संजय, दो शेयर्स है। पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी आपको बनाना है तो कम से कम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट कंपनी। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर। इफ द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, सरप्लस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि, मतलब जो डिस्काउंट हम दे रहे थे शेयर्स को रीइश्यू करते टाइम, जो डिस्काउंट हो रहा था वह जब्त की गई राशि से कम है। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉर फीचर के बाद जब रीइश्यू कर देंगे तो जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। Z and company forfeited 100 shares of 10 each for non-payment of final call of 2 per share. All the forfeited shares were reissued at 9 per share. What amount will be transferred to capital reserve? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस छोटे छोटे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा रहा है कि जेड एंड कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जो 10-10 रुपए का था। किस वजह से फॉरफिट किया, फाइनल कॉल 2 रुपया वाला इसने नहीं दिया था, जो शेयर होल्डर था उसने नहीं दिया था। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, 9 रुपए के हिसाब से रीइश्यू कर दिया गया। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो आइए हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहीं पे करते हैं, यहीं पे सब आप लोगों के सामने रहेगा। पहला जर्नल एंट्री, पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर फाइनल कॉल। 100 शेयर्स हैं 10 रुपए के, 100 इंटू 10 1000। शेयर फॉरफिट कितने हुए, 2 रुपया का नहीं दिया तो 8 रुपया का दे दिया होगा इसने, तो 800 यहां पे हो जाएगा 200। अब हम क्या कर रहे हैं, यही 100 शेयर्स को 9 रुपए में रीइश्यू कर दे रहे हैं। तो सेकेंड एंट्री हम यहां पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर फॉर फीचर डेबिट 100 टू शेयर कैपिटल 1000। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखिए,
शेयर फॉर फ्यूचर में आपके 800 रुपए आए थे, मतलब आपने जब शेयर जब्त किया था उस शेयर होल्डर का, तो तब तक वो 800 रुपए दे चुका था। ठीक है, आपकी कंपनी के पास 800 रुपए आए हुए हैं, लेकिन वो उसने नहीं दिया, शेयर फॉर फ्यूचर हो गया उसका शेयर, मतलब उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसकी वजह से उसका शेयर फॉरफिट हो गया। दोबारा रीइशू किया गया तो हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 800 में से 100 जाएगा, बच कितना जाएगा? 100 रुपए, सॉरी 700 रुपए। 700 रुपए बच जाएंगे और 700 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तीसरा एंट्री हम यहां कर देते हैं। तीसरा एंट्री इसका किया जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 700 700। हेलो सर, क्लास करा रहे हैं क्या? हाँ क्लास करा रहे हैं। अभी लेट है क्या निकलने का? हाँ अभी लेट है, अभी 1 घंटा लगेगा। तो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में आपके आ जाएंगे 700 रुपए। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आप लोग कई बार पढ़े होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, हालांकि डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, उसकी लाइबिलिटी फिर अनलिमिटेड हो जाती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड होता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिमिटेड। ठीक है, किसी को कोई डाउट अगर हो रहा हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल है जिसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में इंक्लूड करते हैं? लाइबिलिटी साइड का जब टोटल करते हैं तो इसमें से कौन से कैपिटल का अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है? पेड अप कैपिटल। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, पेड अप कैपिटल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां दिखाया जाता है बैलेंस शीट में? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को दिखाया जाता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो यहां पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ शेयर ऑफ 10 ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड एंड 6 इज पेड इज फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ। पूछा जा रहा है आपसे कि ये एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए और उस 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर पे 8 रुपया जो है वो मांगा गया है, 8 रुपया कॉल्ड अप है, मांगा गया है 8 रुपए। 6 रुपए उसने दिया है, शेयर होल्डर ने 6 रुपए ही दिया है और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो पूछा जा रहा है कि जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा? 10 से डेबिट होगा, 8 से डेबिट होगा, 6 से डेबिट होगा या 2 से? तो कई बार बताया जा चुका है, शेयर फॉर फ्यूचर का जब हम एंट्री पास करते हैं तो जो हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यह कौन से अमाउंट से हम लोग करते हैं? यह करते हैं हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर्स के कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं, जितना रुपया मांगे हैं उतने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो मांगे कितना है? 8 रुपया, 8 रुपया से डेबिट किया जाएगा। ठीक है, 8 रुपए से डेबिट किया जाएगा। बहुत लोग होते हैं जो शेयर फॉर फ्यूचर वाला चैप्टर नहीं पढ़े हुए होते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऑब्जेक्टिव कम से कम अपना तैयार रखें। 39 अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 6, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6। तो जरा देखिए, जब हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था तब बैलेंस शीट पीएल ये सब जो बनाते थे हम कंपनी का, वो बनाते थे शेड्यूल 6 के हिसाब से, शेड्यूल 6 के हिसाब से। लेकिन जब से हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया है तब से हम जो बैलेंस शीट पीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से।
पहले वाले कंपनीज एक्ट से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, तो सही आंसर हो जाएगा शेड्यूल 3 का पार्ट 1, ठीक है। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी रेज करने जा रहे हैं, तो आपका जो इशू प्राइस है उसका कम से कम 25% आपका एप्लीकेशन होना ही चाहिए, एप्लीकेशन मनी होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 25% आपका एप्लीकेशन मनी जो है वो मिनिमम होना ही चाहिए। When full amount is due on any call but it is not received, then the shortfall is debited to calls in advance, calls in arrear, share capital, suspense account। जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु वह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। किससे डेबिट किया जाता है? कॉल्स इन एरियर से। वही तो हम लोग पढ़ते हैं, कॉल्स इन एरियर से हम लोग डेबिट कर देते हैं। और जब कॉल का राशि तो मिले ही मिले, उसके बाद वाले कॉल का राशि भी मिल जाए, तब हम लोग उसको कॉल्स इन एडवांस से क्रेडिट करते हैं। और जब इसी कॉल का राशि नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर से डेबिट करते हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर से डेबिट, कॉल्स इन एडवांस से क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा आपका। देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इश्यूड टू पब्लिक एट ए प्रीमियम पेबल ऑन अलॉटमेंट ऑफ 2 पर शेयर। Applications were received for 12,000 shares. Amount of securities premium account will be। तो बताया जा रहा है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया था। एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपए। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 2 रुपए। और प्रीमियम कब मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम अगर मिलना है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर। 12,000 शेयर पे आपको बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन आए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम तो उतना ही रहेगा जितना आप इशू किए हैं। 10,000 शेयर आपने इशू किया, 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपया ही आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, नेट में जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जो होता है उसमें हम 3 काम करते हैं, या तो जो एक्सेस पैसा आया है उसको रिटर्न कर देते हैं, या तो जो एक्सेस पैसा आया है उसको हम लोग आगे आने वाले कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट, या फिर ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के करते हैं। किसी भी तरह से आप करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपका 20,000 रुपए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following should be deducted from the called up capital to find out paid up capital? Called up capital में से आप क्या माइनस करेंगे तो आपको पेड अप कैपिटल निकल जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल में से हम लोग माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे तो हमारा पेड अप कैपिटल जो है वो निकल जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल में से हम लोग कॉल्स इन एरियर को माइनस करेंगे क्योंकि वो पैसा मिला ही नहीं है, तो हमारा पेड अप कैपिटल जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एट लीस्ट। सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? अभी जस्ट बताए हैं, अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया है दूसरे तरीके से। 90% होना चाहिए, 90% होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 45 विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करने से पहले कौन सा स्टेटमेंट इशू किया जाता है, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो फिर ऑल ऑफ दीज देख के भटकना नहीं है। हम लोग जनता को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं शेयर इशू करने से पहले? इशू करते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस। सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोस्पेक्टस। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में इसका गलत आंसर दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। आप लोग सही आंसर जानिए, प्रोस्पेक्टस होता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, राइट शेयर्स आर इशूड टू। राइट शेयर किसको इशू किया जाता है? राइट शेयर इशू किया जाता है जो हमारे कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है उसको। जो हमारे कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है उसके पास हम एक ऑप्शन देते हैं कि भाई हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं,
क्या तुम सब्सक्राइब करोगे हमारे शेयर्स को, पहले उससे पूछा जाता है। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उसको इशू करते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसका आंसर हो जाएगा। 47 रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट द लिक्विडेशन। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो हम तभी इशू करेंगे जब कंपनी बंद होने वाला रहेगा। ये लिक्विडेशन वाला जो है आंसर, ये सही हो जाएगा। लिक्विडेशन वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। अभी आया था पहले, कुछ देर पहले आया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तभी बताए थे पर्सनल अकाउंट होगा ये। अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई सा भी कॉल हो, ये सारे होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट होता है ये सारा। When a company, 49 number, when a company issues shares at a premium, amount of premium may be received by the company along with application, along with allotment, along with calls, along with any of the above, प्रयुक्त में से किसी भी के साथ। तो देखिए, जब भी प्रीमियम का बात आता है ना, तो प्रीमियम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी न कहे तो आपको मानना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही मिलेगा, लेकिन प्रीमियम कभी भी मांगा जा सकता है। आप एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मांग सकते हैं, आप अलॉटमेंट के साथ मांग सकते हैं, आप फर्स्ट कॉल के साथ मांग सकते हैं, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, किसी भी कॉल के साथ मांग सकते हैं, या फिर सारे कॉल्स के साथ भी मांग सकते हैं। सपोज 5 रुपया प्रीमियम है, सबके साथ 1-1 रुपया मांग लीजिए। 5 रुपया प्रीमियम है, एप्लीकेशन के साथ ही 5 रुपया मांग लीजिए, लास्ट कॉल के साथ 5 रुपया मांग लीजिए, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपया मांग लीजिए, सेकंड कॉल के साथ 5 रुपया मांग लीजिए, कैसे भी मांगा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा along with any of the above, डी नंबर, along with any of the above, किसी के साथ भी मांगा जा सकता है। 50वां नंबर, a new company cannot issue its shares at discount, at premium, at par, at face value। तो एक नई कंपनी जो होती है, नई कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि वह अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकता। कंपनी एक्ट 2013 में यह लिखा हुआ है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। एक नई कंपनी पब्लिक के सामने अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट पर केवल और केवल एक ही टाइप का शेयर इशू हो सकता है। वो कौन सा है? क्लास में बताया हुआ है, आप लोग को याद आना चाहिए कौन सा शेयर है वो जो डिस्काउंट पर इशू हो सकता है। उसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर। अब कई बच्चे पूछेंगे स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? क्लास में बताया हुआ है स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। स्वेट इक्विटी शेयर को ही हम केवल और केवल डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। एक नई कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनको पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू बिल्कुल नहीं कर सकती। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। एन इशू ऑफ शेयर्स विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर्ड टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड। अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है, पब्लिक इशू नहीं है, केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही हमने शेयर इशू करने का सोचा है, इस तरह के शेयर्स को हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक ऑफर का मतलब पूरी आम जनता को हमने शेयर इशू कर दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड प्राइवेटली हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्राइवेटली हम उन लोगों को शेयर्स इशू कर रहे हैं। उसके बाद 52 नंबर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहां नहीं हो सकता है? मतलब 3 जगह हो सकता है, एक जगह नहीं हो सकता है। तो देखिए जरा कहां नहीं हो सकता है। पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, इशूइंग बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सेक्शन 52 याद करेंगे आप लोग। सेक्शन 52 में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां यूज हो सकता है, और मैंने भी बता दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से आप डिस्काउंट, आप डिविडेंड नहीं दे सकते, आप बाकी सारा काम कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, जो डिस्काउंट है शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है
प्रेफरेंस शेयर का या डिवेंचर्स का उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, बाईबैक किया जा सकता है, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, नन ऑफ दिस। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन इंसान तो है नहीं, पार्टनरशिप फर्म एक अलग ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ये तो 2-3 बार आ चुका। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स, कई बार आ चुका यह क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से आ चुका। ठीक है, ओनर्स हो जाएगा इसका आंसर। 55 नंबर, जे लिमिटेड री इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच वेर फॉरफिटेड बाई क्रेडिटिंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बाई 3000। दीज शेयर्स वेर री इशूड एट 9 पर शेयर। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। 55वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जे लिमिटेड ने 2000 शेयर्स को री इशू कर दिया है, 10 रुपए का शेयर था, विच वेर फॉरफिटेड बाई क्रेडिटिंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बाई 3000। मतलब 2000 शेयर्स पे हमको 3000 रुपया मिला हुआ था। ठीक है, दीज शेयर्स वेर री इशूड एट 9 पर शेयर। 9 रुपए के हिसाब से शेयर्स 9 रुपए के हिसाब से शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है। आपको बताना है कि कैपिटल रिजर्व में आप कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे। तो जरा क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग। हम लोग भी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कई बच्चे अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए होंगे, लेकिन आपको ये अब बता दें हम, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ही नहीं, यहाँ पे बस देखना है आपको, फिगर्स को देखना है और पता लगा लेना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए कैसे देखेंगे आप केवल यहाँ पे देखिए, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। जे लिमिटेड ने 2000 शेयर्स को री इशू किया है। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए और री इशू किया है 9 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 9 रुपए के हिसाब से री इशू किया है। तो री इशू का एंट्री आप कीजिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू करने के टाइम यही एंट्री हो जाएगा। 2000 इंटू 9 18,000 आप यहां लिखिएगा। 2000 1 रुपए के हिसाब से 2000 इंटू 1 2000 यहां लिखिएगा, 20,000 यहां लिखिएगा। अब जरा सोचिए, 3000 रुपए आपको फॉरफिट करते टाइम मिले थे। 3000 रुपए आपको फॉरफिट करते टाइम मिले थे। 2000 रुपए का यूज उसमें से आपने कर लिया डिस्काउंट देने में, तो बचा कितना? 1000 रुपया। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? केवल और केवल 1000 रुपया जाएगा। मिला था आपको फॉर फ्यूचर करने के टाइम 3000 रुपया मिला था, लेकिन आपने जो डिस्काउंट दिया 2000 रुपया उसमें से यूज हो गया। तो अब आपके पास नेट में बचा है केवल 1000 रुपया। आप इसको 1000 रुपए जो है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत ही ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। केवल और केवल आपको जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उन पे फोकस करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। कंपनी के पास क्या होता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकता है अपने नाम से। ठीक है, कंपनी का लीगल एंटिटी जो है सेपरेट होता है उसके मेंबर से। मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होता है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म अलग और मेंबर्स अलग। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं होते, लेकिन यहाँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग होते ही हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि कंपनी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। क्या कंपनी की कभी डेथ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया है उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू, जो हमने डिस्काउंट दिया है फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने के टाइम, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने के टाइम जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको डेबिट किया जाता है। कैसे डेबिट करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। याद आ रहा होगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट देंगे उसको किस में डेबिट करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसके बाद 58 नंबर, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज एडेड टू शेयर कैपिटल डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल सोन ऑन द एसेट साइड सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो जो कॉल्स इन एरियर का जो वैल्यू होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शेयर कैपिटल के वैल्यू में से माइनस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में। जितना आपका पेड अप कैपिटल है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, और फिर बाहर दिखाएंगे नेट अमाउंट। तो ये हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इफ अ शेयर ऑफ 10 on which 8 has been paid up is forfeited, it can be reissued at the minimum price of। पूछा जा रहा है कि एक शेयर है 10 रुपए का, 10 रुपया का शेयर है, 8 रुपया उस पे पैसा दे दिया गया है, 8 रुपए कंपनी को उस शेयर पे मिल चुके हैं। फिर पूछा जा रहा है कि अगर इसको फॉरफिट कर लिया जाए तो इसको मिनिमम कम से कम कितने दाम पर हम लोग रीइश्यू कर सकते हैं। तो आप लोग को बताया गया है कि जो रीइश्यू करने के टाइम जो डिस्काउंट हो सकता है, रीइश्यू करने के टाइम जो डिस्काउंट हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है वही अमाउंट जो हमको मिल चुका है ऑलरेडी। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू उतना ही हो सकता है जितना हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 8 रुपया दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपया दे सकते हैं रीइश्यू करने के टाइम। तो हमको मिनिमम वैल्यू जो रेज करना होगा, कम से कम हमको मिनिमम वैल्यू टू बी रेज्ड, कम से कम हमको 2 रुपए तो मांगने ही पड़ेंगे, तभी तो 8 रुपया डिस्काउंट आपका एडजस्ट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रुपीज पर शेयर। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन। यदि एक 10 वाला अंश जिस पर 8 प्रदत्त है जब्त कर लिया जाता है तो इसे डैश के न्यूनतम मूल्य पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। कम से कम किस वैल्यू पर इसको इशू करना होगा? 2 रुपए पर इशू करना होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं वो वही अमाउंट होता है जितना आपको ऑलरेडी मिला है। तो आपको ऑलरेडी 8 रुपया मिला हुआ है, मैक्सिमम आप 8 रुपया डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर आप 8 रुपया भी डिस्काउंट दे देते हैं तब भी आपको कितना रुपया मांगना पड़ेगा? कम से कम 2 रुपया तो मांगना ही पड़ेगा। आंसर 2 रुपीज पर शेयर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपके पूरे माइंड को टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझ के इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, शेयर्स में बी इशूड एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट बोथ ए एंड बी। तो शेयर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे। पब्लिक को इशू कर सकते हैं पार और प्रीमियम पे। कैश रेज करने के लिए, अमाउंट रेज करने के लिए इशू कर सकते हैं हम लोग पब्लिक को केवल और केवल पार पे और प्रीमियम पे। हाँ, फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश अगर हो तब डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कैश रेज करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बोथ ए एंड बी होगा, पार और प्रीमियम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 61 नंबर, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। शेयर्स को जब फॉरफिट किया जाता है, जब जब्त किया जाता है, तो एंट्री पास करते टाइम जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, वो कौन से अमाउंट से करते हैं? वो होता है हमारा कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू, जितना रुपया मांगा जा चुका है अभी तक शेयर होल्डर से, उसी वैल्यू से हम लोग डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। इनमें से किस काम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं एग्जाम में अलग अलग तरीके से, इसलिए आप लोग को ये अलग अलग क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग किस काम के लिए यूज नहीं कर सकते? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए तो यूज किया जा सकता है, बोनस के लिए भी यूज किया जा सकता है, बाईबैक के लिए भी किया जा सकता है, कैश डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता।
सही आंसर आपका ये हो जाएगा। 3 किया जा सकता है, 1 नहीं किया जा सकता, तो जो नहीं किया जा सकता है उस पर आपको टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 63, टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन ए कंपनी। किसको डिविडेंड दिया जाता है फिक्स्ड रेट से? कौन से शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है? क्या इक्विटी वाले का होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या प्रेफरेंस वाले का होता है? बिल्कुल हाँ, इन्हीं का तो होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाएगा इसका आंसर। इक्विटी वाले को तो डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। कंपनी को प्रॉफिट है लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि इक्विटी वाले को डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। या खुद शेयर होल्डर्स ने ही मना कर दिया कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड देना ही होता है अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ही, नहीं हो रहा है तो नहीं। 64, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो मिनिमम तो 7 हो सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप लोग अगर गूगल पे कभी सर्च करेंगे यस बैंक के कितने मेंबर्स हैं, वोडाफोन आइडिया के कितने मेंबर्स हैं, तो आपको यह संख्या लाखों में दिखेगी, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कोई लिमिट इसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन देयर इज। प्रोरेटा अलॉटमेंट कब करते हैं हम लोग? जब हम जितना शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए तब प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाता है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट तभी किया जाता है जब हमारे पास एप्लीकेशंस ज्यादा आए और हमने शेयर्स इशू किया है कम। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं इसको। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट कब होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन 1 पर्सन कंपनी। तो देखिए कंपनी का नाम ही है 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी है तो इसमें मैक्सिमम 1 ही मेंबर हो सकता है, एक ही मेंबर हो सकता है, एक ही मेंबर हो सकता है, एक ही डायरेक्टर हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन 1 पर्सन कंपनी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% in 12% प्रेफरेंस शेयर्स इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो हम प्रेफरेंस शेयर्स को लिखते हैं ना तो उसके पहले ये जो लिखते हैं यह होता है कूपन रेट। यह कूपन रेट हमें बताता है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे किस रेट से डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड वाला हो जाएगा इसका आंसर। यह डिविडेंड के रेट को बताता है, ठीक है। वही अगर डिबेंचर के पहले लिखा हुआ रहता है यह रेट तो यह बताता है कि आपको इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में यह बताता है डिविडेंड किस रेट से मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, एक बहुत ही बड़े चैप्टर का हमने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। इसमें आप लोगों को मैं विशेष शाबाशी देना चाहता हूँ। इतना लंबा वीडियो आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया मेरे साथ, इसमें आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। तो अपना अपना पीठ खुद थपथपा लें आप लोग और कमर कस लें, क्योंकि कल हम लोग एक बार फिर से आप लोग के सामने हाजिर होंगे एक नए वीडियो में और हम लोग अगले चैप्टर्स की तैयारी भी साथ साथ करने वाले हैं। तो यह चैप्टर आपका हो गया खत्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आप लोग को एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। और ऐसे ही हम लोग और वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। बस अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।